इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री मोदी को नई कैबिनेट चुननी है, लेकिन उससे प्रधानमंत्री के सामने नया चैलेंज आ गया है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन ब्लास्ट के पीछे कौन है, इसकी जांच के लिए एनएसजी भी लोकेशन पर पहुंच गई है। इस समय जम्मू में देश की हर बड़ी जांच एजेंसियां मौजूद हैं। ड्रोन अटैक का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। जम्मू अटैक के पीछे हाफिज सईद का हाथ होने का शक जताया जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान में हलचल बहुत तेज हो गई है। एलओसी पर भी हाई अलर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान अच्छी तरह से समझता है, जानता है, भारत छोड़ेगा नहीं। जो अभी हालात कश्मीर में खराब हो रहे हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में खराब हो रहे हैं, वो ड्रोन्स की वजह से हो रहे हैं। और ड्रोन्स जो है वो स्मगलिंग और वेपन्स और डार्क वेब और इस तरह की बातें की। उनको बताया जाता है कि अखंड भारत क्या है। अब मैं बताना चाहूंगा कुछ अपने भाइयों को, अखंड भारत जिसमें पाकिस्तान भी हिस्सा है, बांग्लादेश भी हिस्सा है, चाइना भी उसका हिस्सा है, अफगानिस्तान उसका हिस्सा है। हमारे एक 2 साल का लड़का आपको बता देगा कि या अमेरिका होगा या हिंदुस्तान होगा या उनके, वो तो खैर दोनों नहीं, हमारे प्रॉक्सीज होंगे उनके पाकिस्तान में। और वही हुआ, नतीजा वही हुआ, अटैक हुआ, हाईलाइट हुआ कि हाफिज सईद। पहली बात, इंडिया को तकलीफ पहुंचाए ना। इंडिया को तकलीफ कैसे पहुंचा? आपने ट्रेड बंद किया हुआ है, ठीक है, आप उसको मजीद तकलीफ पहुंचाएं। उसकी एयरलाइंस आपके ऊपर से जाती हैं, आप उनको बंद कर दें, सजा तो दें भारत। पाकिस्तान पर एफएटीएफ का फंदा एक बार फिर कस गया है, जिससे वो बहुत तिलमिलाया हुआ है। उस पर हाफिज सईद के घर के बाहर धमाके ने आतंकियों को ही डरा दिया है। आतंकवादी अब अपने आप को आतंकिस्तान में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और जब से जम्मू एयरपोर्ट में धमाके की खबर पाकिस्तान में चली है, तब से पाकिस्तानी सेना और इमरान सरकार में हलचल तेजी से बढ़ गई है। उधर मकबूजा कश्मीर में 5 मिनट के वक्फे से 2 धमाकों ने जम्मू के हवाई अड्डे को हिलाकर रख दिया। इमारत की छत तबाह हो गई, 1 शहरी जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में जम्मू एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी टेक्निकल एरिया में 2 धमाके हुए। धमाकों के बायस इमारत की छत तबाह हो गई। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, अब और क्या होगा? ये सवाल अब पाकिस्तान को डराने लगा है, क्योंकि जम्मू में हुए धमाके के पीछे लश्कर तैयबा का नाम आ रहा है। लश्कर का सरगना हाफिज सईद है, जिसको खुद पाकिस्तानी सेना ने सुरक्षित रखा है। ऐसे में हाफिज सईद बिना पाकिस्तानी सेना और इमरान खान की इजाजत के कुछ नहीं कर सकता है। जैसे ये खबर इमरान सरकार तक पहुंची, उन्होंने अपने एक्सपर्ट को सफाई देने के लिए कंप्यूटर के सामने बैठा दिया। अगर आपको याद हो कि ये जो एससीओ का इजलास हुआ, तो वहां पे भी एससीओ के इजलास में जो इंडियन साइड थी, उन्होंने ये डिस्कस किया कि जनाब जो अभी हालात कश्मीर में खराब हो रहे हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में खराब हो रहे हैं, वो ड्रोन्स की वजह से हो रहे हैं। और ड्रोन्स जो है वो स्मगलिंग और वेपन्स और डार्क वेब और इस तरह की बातें की। अब देखना यह है कि इस पे जिस चीज की व्हाट आई फील इज कि जिस चीज को समझना चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान और भारत के एलओसी के ऊपर मामला तो बड़े बेहतर हो गए। दोनों सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं पाकिस्तान और इंडिया के, उनकी वहां पे मुलाकात नहीं हुई एससीओ में। लेकिन ये कहा जाता है कि जो अजीत दोवल हैं और जो मोहित यूसुफ, दोनों ममालिक के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, उनकी 3rd कंट्रीज में मुलाकातें हो चुकी हैं। और पाकिस्तान बड़ा क्लोजली कांटेक्ट में है। पाकिस्तान के अनइलेक्टेड ऑफिसर्स जो हैं वो क्लोजली कांटेक्ट में हैं इंडियन जो है वो लीडरशिप के साथ, सो दैट चीजों को बेहतर किया जा सके। एक तरफ पाकिस्तान में सफाई चल रही है कि जम्मू बम ब्लास्ट में उसका हाथ नहीं है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के लाल टोपी एक्सपर्ट, जिनको पाकिस्तानी सेना की आवाज तक कहा जाता है, वो इमरान सरकार को परमाणु बम बेचने की सलाह दे रहे हैं। पाकिस्तान के पास जो सबसे पावरफुल एक्सपोर्ट है, जो हम कर सकते हैं, जिससे पूरे यूरोप और अमेरिका और इसराइल और इंडिया की जान निकल जाएगी, कि आप कहें कि ठीक है, तुमने हमें एफएटीएफ में डाला हुआ है, हमें माशी नुकसान पहुंचा रहे हो, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करें। और अब हम अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेंगे। दुनिया का जो मुल्क पाकिस्तान से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेना चाहता है, चाहे यूरेनियम प्रोसेसिंग हो, यूरेनियम एनरिचमेंट हो, चाहे सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी हो, चाहे उसको वेपनाइज करने की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वेपन डिलीवरी, न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स हो, मिसाइल प्रोग्राम हो,
हम ये सब एक्सपोर्ट करेंगे, हत्ता कि हम वॉरहेड्स भी बेचने को तैयार हैं। दुनिया का कोई मुल्क, तुर्की, ईरान, कतर, कुवैत, कोई मुसलमान मुल्क या कोई और मुल्क, क्यूबा, अगर पाकिस्तान से वॉरहेड खरीदना चाहता है तो हम वॉरहेड भी फरोख्त करेंगे। पाकिस्तान ने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ है, हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मेंबर नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने से नहीं रोक सकती। आप थ्रेट तो करें ना, आप ब्लैकमेल तो करें ना, काउंटर ब्लैकमेल तो करें, इनकी जान निकल जाएगी। कल तक परमाणु युद्ध की धमकी दी जाती थी और अब एटम बम बेचने के नाम पर ब्लैकमेलिंग की जा रही है। पाकिस्तान के गिरने का कोई स्तर नहीं है, इतिहास गवाह है। पाकिस्तान पर भरोसा करना खुद को धोखा देने के बराबर है। ऐसे में जम्मू में जो कुछ हुआ है उसके पीछे हाफिज सईद, बाजवा ब्रिगेड या इमरान खान, तीनों में कौन है या तीनों एक साथ हैं, यह समझने के लिए पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो पहले देखना होगा। देखिए, ये ग्रे लिस्ट से किसी को सूट नहीं करता कि हमें निकालें, ना अमेरिका को ना हिंदुस्तान को। वो चाहते हैं कि हमारे पे प्रेशर रहे, वो चाहते हैं कि जब तक ये अफगानिस्तान का मसला ये ठीक ना हो उस वक्त तक वो हमें हमारे सर के ऊपर वो तलवार लटकाएं जो ब्लैक लिस्ट का होता है। अब ये जो हुआ है अटैक लाहौर में, जौहर टाउन में, इसकी टाइमिंग देखें। एक दिन पहले, इस जजमेंट से एक दिन पहले, और किधर हुआ है? हाफिज सईद के घर के बाहर ना। अब हाफिज सईद जो हमारे कोर्ट्स ने कहा है कि वो आजाद हो सकता है, उसको रिहा करो, हमने उसको फिर अरेस्ट किया हुआ है अमेरिका को बेसिकली खुश करने के लिए, मगर हमारे कोर्ट्स ने तो कहा है कि उसके खिलाफ जो केसेस हैं does not entitle him कि उसको आप जेल में रखें, तो वो घर पे रह रहा है। अब उसके घर को इन्होंने जाके अटैक किया है, तो किसने किया है भाई? हमारे एक 2 साल का लड़का आपको बता देगा कि या अमेरिका होगा या हिंदुस्तान होगा या उनके, वो तो खैर दोनों नहीं, हमारे प्रॉक्सीज होंगे उनके पाकिस्तान में। और वही हुआ, नतीजा वही हुआ, अटैक हुआ, हाईलाइट हुआ कि हफीज सईद और लोग जिनको ये कहते हैं लश्कर तैयबा के, लश्कर जे मोहम्मद के, तो कहने की बात सिर्फ ये है कि ये तो ऑब्वियसली ए प्रीटेक्स्ट है और उन्होंने इसको इस्तेमाल करके हमें 6-7 महीने और रख लिया लिस्ट पे। पाकिस्तान में इस वक्त 4 बड़ी खबरें हैं। एफएटीएफ में पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में बरकरार रहना, हाफिज सईद पर हमला, पीओके में संसदीय चुनाव और इमरान खान से जनता की बगावत। चारों का लिंक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कश्मीर से भी है। अब तक पाकिस्तान की राजनीति कश्मीर के इर्द गिर्द घूमती थी। पाकिस्तान की गद्दी पर पाकी सेना उसी को बैठाती थी जो कश्मीर पर आवाज सबसे ज्यादा बुलंद करता था। लेकिन पिछले वक्त में जो कुछ हुआ है उसने पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी सेना दोनों की नीति को 180 डिग्री घुमा दिया है। 100 दिन से ऊपर हो गए और एलओसी में गोली नहीं चली है। कश्मीर में शांति है, घाटी में आतंकवाद खत्म होने की कगार पर है और मोदी कश्मीरी नेताओं की मीटिंग भी सफल रही। बस यहीं से इमरान खान की पॉलिटिक्स का द एंड शुरू हो गया। लीडरशिप है उसको न दावत दी गई न मुद्दू किया गया। 14 के करीब लोगों को बुलाया गया, उसमें अहम लोग थे, साबिक वज़राए आला थे, इम्पोर्टेंट लोग थे। अब उसके लिए पूरा जोर लगा होगा, बैक चैनल राब्ते हुए होंगे, हुआ होगा, आपके इल्म में है। लेकिन 22 तारीख को जाने से पहले उन्होंने एक बैठक की थी, 24 तारीख की दिल्ली की नशिस्त से पहले। उस पर उन्होंने जो अपना डिक्लेरेशन है उसके जो इरादे हैं उनका दोबारा अज़म किया था। अब ये उनका पब्लिक स्टेटमेंट है, उन 14 हजरात का, उन 14 कायदीन का कश्मीरी आवाम से एक पब्लिक कमिटमेंट है कि हम जो रिवर्सल चाहेंगे उन इक़दामात का जो उनकी नजर में गैर कानूनी है, गैर आईनी है। इमरान खान की कश्मीर पॉलिसी घरेलू और इंटरनेशनल लेवल दोनों में फ्लॉप हो गई है और उसके बाद एफएटीएफ में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाया। इमरान खान एक बार फिर नाकाम हुए और पाकिस्तान में इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया गया और भारत से बदला लेने के लिए भड़काने का काम भी शुरू हो गया। अभी आप कह रहे हैं कि जी सबसे ज्यादा, खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट है कि इंडिया ने बड़ी लॉबिंग की हमारे खिलाफ एफएटीएफ में और इंडिया की साजिश नाकाम हुई और वो कोशिश कर रहा था। तो पहली बात, इंडिया को तकलीफ पहुंचाए ना,
इंडिया को तकलीफ कैसे आपने ट्रेड बंद किया हुआ है, ठीक है, आप उसको मजीद तकलीफ पहुंचाएं, उसकी एयरलाइंस आपके ऊपर से जाती हैं, आप उनको बंद कर दें, सजा तो दें भारत को। इस वक्त पूरी दुनिया में एयरलाइन इंडस्ट्री क्रैश होने के नजदीक आई हुई है, 75-80% फ्लाइट्स खत्म हो चुकी और हर एयरलाइन सरवाइव करने की कोशिश कर रही है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे में जब आप इंडिया की तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान के ऊपर से गुजरना बंद कर देंगे तो पूरे इंडिया की एयरलाइन इंडस्ट्री क्रैश कर जाएगी। इंडिया को कुछ तो कीमत अदा करने देना, कुछ ना कुछ तो सजा लगाएं। हालांकि पाकिस्तान का एक वर्ग इसके लिए खुद पाकिस्तान की तकदीर को दोषी मानता है, जो पूछता है पाकिस्तान क्यों बना, तो बना। इमरान खान आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्यों बने? गरीबी में पाकिस्तान का आटा गीला हो गया। एक तरफ तो हाफिज सईद कहा जाता है कि जी उनको FATF ने उनकी वजह से हमें ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है क्योंकि वो कह रहे हैं सजाएं दें। दूसरा आपके वजीर खारजा कह देते हैं जी अलकायदा को वो दहशतगर्दी नहीं कहना चाहते, उसामा बिन लादेन को। तो दुनिया कहती है ये तो डबल माइंडेड लोग हैं, इनको पता ही नहीं हमने किस तरफ जाना है। हमें हमारा दुनिया में मजाक उड़ रहा है कि हम उसामा को दहशतगर्द नहीं कहते, वजीर आजम शहीद कहते हैं, उधर से हमें FATF वाले ग्रे लिस्ट में डालते हैं। बच्चों को अपनी कौम को ये नहीं बता सके कि कायदे आजम ने हमें सेकुलर पाकिस्तान दिया था और आइदर वी आर टू नेशन थ्योरी। हम इसी पे कंफ्यूज हैं। ये जो आप आज बात कर रहे हैं तो बहुत बात की बात है। अक्सर मेजॉरिटी लोगों को अभी तक यही नहीं पता पाकिस्तान बना क्यों था, पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव क्या थे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है उसका मतलब क्या है। हम इन्हीं चीजों पे कंफ्यूज हैं और इस पे किसको ब्लेम करेंगे? लीडरशिप को। आपकी एस्टेब्लिशमेंट आपको पढ़ाना नहीं चाहती आपके बच्चों को। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में संसदीय चुनावों का ऐलान हो चुका है। POK की सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए पाकिस्तानी नेता पार्टी मैदान पर उतर चुके हैं। चुनावी शोर में भी मोदी और कश्मीर की आवाज सुनाई दे रही है। आज भी मरते दम तक हमारा यही पॉलिसी होगा कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, ना दिल्ली करेगा, ना इस्लामाबाद करेगा। फैसला होगा तो आप करेंगे, आप हुक्म करेंगे, हम आपके हुक्म पे चलेंगे। आपका फैसला होगा, आपका अगर फैसला जंग का होगा तो हम जंग करेंगे, आपका फैसला होगा अमन का होगा तो सड़कों पे हम अमन करेंगे। कश्मीर में मोदी का राज है, मोदी का जुल्म है और मकबूजा कश्मीर के अवाम RSS का मुकाबला कर रहे हैं, हिंदुत्व फैशिज्म का मुकाबला कर रहे हैं, मोदी का जुल्म और जबर का मुकाबला कर रहे हैं। तो आजाद कश्मीर में आजाद कश्मीर के अवाम इमरान खान की महंगाई की सुनामी का मुकाबला कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के अवाम इमरान खान की गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के अवाम इमरान खान का बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। सोचिए, जब बिलावल जैसे नेता इतना जहर उगल रहे हैं तो POK पर सियासी कब्जा करने के लिए इमरान खान क्या क्या कर सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनके गढ़ में इमरान खान को उनके लोगों ने नकार दिया। पाकिस्तानी खुलकर कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा, वजीर आजम तो इमरान खान भी हैं। आज के प्रोग्राम का जो सवाल है वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इन दोनों को अपने अपने मुल्क की कारकर्दगी के हवाले से 1 से 10 तक के स्केल में कितनी रेटिंग देना चाहिए? मोदी को तो मैं दूंगी 8 और इमरान खान को 5। मोदी को 8 क्यों और इमरान खान साहब को 5 क्यों? उसकी वजह यह है कि मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर पॉलिसीज़ ला रहे हैं अपने मुल्क में और तरक्की कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी। अच्छा। और यहाँ पे तो सिर्फ महंगाई हो रही है, फोकस सारा महंगाई पे है। मेरा ख्याल है वो बेहतर चला रहे हैं। इमरान खान साहब को मैं -100 रेटिंग दूंगा, 1 से 10 तो छोड़ ही दे, क्योंकि उनका कोई भी काम अभी तक ऐसा नहीं है जो पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए हो। उनका हर काम वो है जो उनके जो वो थे ना वो अकबर के वो 9 रत्न थे ना, तो जो इमरान खान के 9 रत्न है ना, उनके सारे काम उन 9 रत्नों के लिए ही हैं। जो नरेंद्र मोदी है वो अपने यानी कि जब से आया वो IT डिपार्टमेंट में जो है ना बहुत आगे ले गया, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये उसका अच्छा इक़दाम है, क्योंकि कंप्यूटर जो है मैं समझता हूँ कि ये एक लाजमी फील्ड हो गई है, इसलिए वो बहुत ऊपर ले गया है।
और मेरे ख्याल में इमरान खान जो हैं वो इस यानी कि IT फील्ड में जो है इतना तवज्जो नहीं दे रहे जो कि उनको देनी चाहिए। रेटिंग क्या देंगे 1 से 10 तक के स्केल में दोनों प्राइम मिनिस्टर्स? अगर IT के लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल में जो है नरेंद्र मोदी वो उसको मैं 7 रेटिंग दूंगा और जो इमरान खान है उसको 5। सुना आपने इमरान खान की क्या हैसियत रह गई है पाकिस्तान में। इमरान खान को यू टर्न खान भी कहा जाने लगा है, क्योंकि ऐसा कोई वादा नहीं जिससे इमरान खान ने यू टर्न ना मारा हो। कुछ ही महीने पहले इमरान खान ने भरी पाकिस्तानी संसद में ओसामा बिन लादेन को शहीद बोला था। आलोचना हुई, लेकिन इमरान अपनी बात पर टिके रहे। जब FATF का डंडा पड़ा तो जनाब के होश उड़ गए और ओसामा शहीद से आतंकवादी बन गया। तहदा के ऊपर जो है वो वोट दिया हुआ है। हमने जो टेररिस्ट लिस्ट है उसमें जो अलकायदा और OBL जो है वो उसका हिस्सा थे, हम उसके ऊपर वोटर हैं। यानी ये वोटर हैं, हम अलकायदा और उसके सरबराह दहशतगर्द, हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं। उसका मतलब यही है जाहिर। और प्राइम मिनिस्टर का वो जो प्राइम मिनिस्टर क्लैरिफाई कर चुके हैं। शहीद का मामला स्लिप ऑफ द टंग था, वो क्लैरिफाई कर। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म की तरफ से ओसामा बिन लादेन को शहीद कहना ज़बान की लग़ज़िश करार दे दिया। कहा हुकूमत और रियासत पाकिस्तान अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को दहशतगर्द समझती है। पाकिस्तान इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा में वोट दे चुका है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इस मामले पर सवाल का जवाब नहीं दिया, तो उनका ये मतलब था कि अब आगे बढ़ा जाए। आतंकवाद और इमरान की यारी बहुत पुरानी है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में ब्लास्ट की अभी जांच चल रही है, लेकिन जैसे ही ब्लास्ट की खबर आई, सेना के करीबी पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने पूरी प्लानिंग के साथ जिस ड्रोन से हमला हुआ उसकी कीमत तक बता डाली। हेलीकॉप्टर के हैंगर के करीब छतों के फटने के विजुअल्स हैं जी इंडियन मीडिया के मुताबिक, और हैंगर में फाइटर जहाज खड़ा हुआ था। खुदा का खौफ करें, ड्रोन से हमला किया है, और ड्रोन भी मकामी जो पाकिस्तान में 2-3 हज़ार रुपए का मिल जाता है, वो ज़्यादा उधर से 2000 का मिल गया होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन्होंने किया। किस तरह, ये मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की पोजीशन इस वक्त लद्दाख की है, 3 दिन के दौरे पे। अच्छा जी, मुल्क में सख्त सिक्योरिटी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तमाम जितनी सेंसिटिव तनसीबात है उनकी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, और जहाँ ये धमाका होना ये नहायत रेड से भी ओवर अगर बोले ना, हाई सेंसिटिव एरिया है, जहां ये 2 धमाके ड्रोन के जरिए किए गए हैं। सवाल बहुत बड़ा है जी, राफेल रखने वाले, पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करने वाले, और फिर बाद में 2-3 जहाज का तबाही का तोहफा भी लेने वाले लोग ड्रोन नहीं रोक सके। ये मैं कोई ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी तबाही आ गई है इंडिया में, नो, कोई तबाही नहीं आई, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। इसका जो इंपैक्ट है ना, वो जलील करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान की ऐसी हालत हो चुकी है कि उसके पास अनाज खरीदने तक के पैसे नहीं है। पुलिस वालों को कई महीने से सैलरी नहीं मिली है। नतीजा, पुलिस वाले ही किडनैपर बन गए हैं। शहर में कभी जाली पुलिस मुकाबलों में शहरियों का कत्ल, तो कभी उन्हें डरा धमकाकर पैसे बटोरने जैसे वाकयात महकमा पुलिस के माथे पर बदनुमा दाग हैं। ताजा तरीन कारनामा रैपिड रिस्पांस फोर्स के DSP फहीम फारूकी का है, जिसकी वीडियो 23 जून को सोशल मीडिया पर वायरल हुई। रैपिड रिस्पांस फोर्स के DSP फहीम फारूकी ने अपने साथी एहलकारों के साथ मिलकर शहरी को अगवा किया और कुछ ही देर में 25,000 रुपए की रकम वसूल करने के बाद छोड़ दिया। पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क साबित हो चुका है। जिस तरह के आसार लग रहे हैं, पाकिस्तान खुद टूट जाएगा, वरना उसको तोड़ दिया जाएगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।